सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करेंगे PCOS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का ब्लॉक 1 का। आज हम यूनिट 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल सेलिंग। तो जैसा कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम लाइन बाय लाइन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम एक रैपिड रिवीजन टाइप करेंगे, टॉपिक्स को ऊपर ऊपर देखेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की बेस पता चल जाए, ताकि आप क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाए कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल सेलिंग। तो पहला टॉपिक है, देखो पर्सनल सेलिंग होता क्या है ये समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमको पर्सनल सेलिंग समझना पहले होता क्या है। तो पर्सनल सेलिंग समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जैसा हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's आते हैं। ठीक है, 4 P's आते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मार्केटिंग मिक्स का 4 P's। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जैसा कि दे रखा है कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस, प्रमोशन। और प्रमोशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से बातचीत करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, उनको परसुएड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लें, और ताकि कंपनी की सेल्स में इंक्रीज़ आए। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स, मतलब जैसे हमने गुड्स को प्रमोट किया। ठीक है, तो ये प्रमोशन मिक्स हुआ, और कम्युनिकेशन मिक्स कह सकते हैं। अब इसी प्रमोशन, ये जो हमने अभी प्रमोशन देखा, प्रमोशन क्या होता है, हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को अगर कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ये गुड्स और सर्विसेज परचेज कर लीजिए ताकि कंपनी का सेल्स बढ़े, तो ये प्रमोशन मिक्स हुआ। और कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं हम इसे। और इसी प्रमोशन मिक्स के टूल्स होते हैं हमारे, तो क्या क्या, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, और मतलब कम्युनिकेशन का मेजर एलिमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग या फिर पर्सनल सेलिंग, यही 2 चीज़ हैं, और पर्सनल सेलिंग ही इस बुक का नाम है, और इन डेप्थ हमें जाना है। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ दे रखा है पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन टू सेल द प्रोडक्ट। मतलब पर्सनल सेलिंग नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि जो सेलर है वो पर्सनली कंज्यूमर से, कस्टमर से जाके फेस टू फेस कांटेक्ट करता है और मिलता है, और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, कस्टमर्स के साथ, और उनको मोटिवेट करता है कि वो गुड्स परचेज कर लें। तो ये हमारा पर्सनल सेलिंग होता है। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन भी दे रखा है, पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, it is a process where salesperson attempts to sell the product to the customers by interacting the customers either face to face or contacting them through online medium like, ठीक है, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस। या तो हम इसमें कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्ट हो जाओ, या फिर किसी ऑनलाइन मीडियम से कनेक्ट हो जाओ, जैसे ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ये सब। ठीक है, डायरेक्ट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बस यही था हमारा पर्सनल सेलिंग। और जो पर्सनल सेलिंग है हमारा, वो क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी, जिसमें पर्सन टू पर्सन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। पर्सन टू पर्सन मतलब 2 लोग हैं। ठीक है, एक हमारा सेलर है, एक बायर है, और कस्टमर है। और टू वे कम्युनिकेशन समझ ही रहे हो आप, जैसे सेलर भी कुछ चीज़ें रखेगा, तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको कुछ डाउट होंगे तो वो भी अपने डाउट और क्वेरीज को पूछेगा सेलर से, है ना। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, और ये जो सेलर है हमारा तुरंत उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो यही हमारा पर्सनल सेलिंग था। अगला क्या है हमारा, यहाँ डेफिनेशन दे दिया गया, पर्सनल सेलिंग इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। सिंपल है। ठीक है, और एग्जाम में आप जब भी डेफिनेशन लिखें तो अगर राइटर का नाम लिखेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है आंसर को। ठीक है, कि मतलब आप किसका डेफिनेशन लिख रहे हो, वो लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आंसर थोड़ा मार्क्स गेनिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो बार बार वही सब चीज़ें रिपीट करेगा। अब क्या कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इन विच सेल्स पर्सन एजुकेट्स द कस्टमर। जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर्स को एजुकेट करेगा अबाउट द फीचर, बेनिफिट, प्राइस, डिलीवरी एक्सेट्रा। मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारा सेल्स पर्सन कस्टमर्स को बताएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट अप्लाइंग परसुएसिव स्किल्स टू सेल द प्रोडक्ट वाइल हैंडलिंग क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द बायर। अब ऑर्डर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में बतानी होंगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी क्वेरीज होंगी, जितने ऑब्जेक्शंस होंगे कस्टमर्स के, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। द सेल्स पर्सन कैन कस्टमाइज द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बायर। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप डील कर रहे हो और जिस कस्टमर से आप मिलने जा रहे हो, आपको एक पैरा कंपनी ने दे दिया और आपने उस पैरा को रट लिया है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बस उसके फीचर्स पता होते हैं। ठीक है, और आप हर कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने कह लो कि आपको किस हिसाब से बातचीत करनी है, क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या नहीं बतानी है, ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। आप कस्टमर को देख के, उसकी नीड्स वांट्स को देख के अपने चीज़ों को, अपने मैटर को रख सकते हो सामने, है ना। वो फिक्स चीज़ें नहीं रहती हैं कि आपको ये सारी चीज़ बतानी है, इतना टाइम में बताना है, ये सब चीज़ नहीं होता है। हम अपने बायर के हिसाब से, उसके पास कितना टाइम है, कितनी उसको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम बताते हैं, बायर के हिसाब से। ठीक है,
अब देखो यहाँ भी दे रखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है उसे क्या करना होता है, कंज्यूमर को मोटिवेट करना होता है। कैसे मोटिवेट करेगा, प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट हैं, है ना, वो कंज्यूमर के नीड से मैच कराओ, उनको कन्विंस करो, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो बताओ। रिड्यूसिंग पीपल इनहेरेंट रिलक्टेंट टू मेक परचेज डिसीजंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ करना होता है हमें पर्सनल सेलिंग में, ठीक है। अब देखो, पर्सनल सेलिंग फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब पर्सनल सेलिंग हो रहा है तो गुड्स तो सेल आउट होगा, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। B2B एंड B2C सेलिंग। तो देखो यहाँ यही चीज़ कहा गया है कि हमारे B2B बिजनेस टू बिजनेस में हमारा ज़्यादा हेल्पफुल होता है पर्सनल सेलिंग, ठीक है। और जो हमारा B2C होता है उसमें ज़्यादा हेल्पफुल हमारा होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब आर्ट एंड साइंस। अब देखो, पर्सनल सेलिंग जो है हमारा वो आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है, बोथ है। आर्ट और साइंस कैसे है, आर्ट क्योंकि जो सेल्स पर्सन होता है वो अपने मतलब से कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने सेल्स प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकता है, ठीक है, और मतलब अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकता है अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कि कस्टमर्स की नीड क्या है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन रखेंगे ना। ये थोड़ी कि अगर उसको ज़रूरत है किसी और चीज़ की और हम मतलब प्रोडक्ट के बारे में बस बताया जा रहे हैं, भाई उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को अगर हम उस कंज्यूमर उस कस्टमर के नीड से रिलेट करेंगे तब वो कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना। और तुम्हारा क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग को साइंस क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन होता है वो स्टेजेस ऑफ सेलिंग प्रोसेस इसमें अप्लाई करता है। हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स प्रोसेस का स्टेज, है ना। तो आप ट्राई करिएगा, इसे ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये, स्टेजेस ऑफ सेल्स प्रोसेस। तो मतलब जो सेल्स पर्सन होता है वो मतलब स्टेजेस ऑफ सेल्स प्रोसेस को वो फॉलो करता है, इसलिए उसे साइंस भी कहा गया है सेल्स पर्सनल सेलिंग को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो, सेल्स पर्सन को हम और क्या क्या नाम से जान सकते हैं। सेल्स पर्सन को हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, सेल्स इंजीनियर, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, इतने सारे नाम है सेल्स पर्सन पीपल के, ठीक है। ऑफलाइन मेथड से, हाँ देखो, तुम्हारा जो पर्सनल सेलिंग होता है वो ऑफलाइन मेथड होता है, मतलब फेस टू फेस हम कस्टमर से वो कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन मेथड, हाँ, जब हम ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर हम कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं और मतलब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही हम प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन मीडियम हो गया, पर्सनल सेलिंग ऑनलाइन मेथड हो गया, ठीक है। सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़। अब देखो, पर्सनल सेलिंग जो है हमारा, ये हमारा दोनों मतलब इसमें दोनों एक्टिविटीज़ आती हैं, सेलिंग और नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ दोनों आती हैं, ठीक है। अब सेलिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढना, मतलब जिसको ज़रूरत है, जिसकी नीड्स वांट्स हैं, उनको कांटेक्ट करना, उनको प्रेजेंटेशन देना, उनसे ऑर्डर लेना, ये सब सेल्स एक्टिविटीज़ में आ जाती है, ठीक है। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड करना, कितने का सेल हुआ, कितने का नहीं हुआ, रिपोर्ट्स मेंटेन करना, अटेंडिंग मीटिंग्स, ट्रेनिंग डीलर्स, मतलब ट्रेनिंग डीलर सप्लायर्स, ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब जो होती है हमारी नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो पर्सनल सेलिंग जो है इसमें हमारी दोनों एक्टिविटीज़ आती हैं, सेलिंग एक्टिविटीज़ और नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पहला टॉपिक हमारा पर्सनल सेलिंग के बारे में हमने नेचर देख लिया, पर्सनल सेलिंग देख लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में क्या है, बायर सेलर इंटरेक्शन होता है, ये तो बेसिक्स ही हमने देखा है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ बायर और सेलर फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग, देखो यहाँ कंपेयर किया गया है, जैसे एडवर्टीजमेंट टीवी वगैरह में देता है, उसमें वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट के बारे में वो लोग तो बता लेते हैं, बट जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो उनके मन में डाउट्स होते हैं वो कोई क्लियर नहीं कर पाता है ना, तो वो 1 साइडेड कम्युनिकेशन हो गया। और जो हमारा पर्सनल सेलिंग है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, ठीक है। अब और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो पर्सनल सेलिंग है हमारा, उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और जो इन एडवर्टीजमेंट होता है वो नॉन पर्सनल मैनर का होता है, क्योंकि हम टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, रेडियो, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ों के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं कस्टमर्स तक, ठीक है। तो ये नॉन पर्सनल मैनर में हो गया। और जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल मैनर में होता है, क्योंकि सेल्स पर्सन जो होता है वो खुद पर्सनली जाके प्रोडक्ट के बारे में बताता है ना। पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें क्या किया जाता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज के बारे में बस दिखाया जाता है टीवी वगैरह पे, रेडियो वगैरह में, है ना। तो उससे क्या होता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर शॉप पे जाते हैं, तो अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आई होती है तो फिर हम वहाँ उन प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, है ना। तो ये पुल स्ट्रेटजी हुई, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट देखा और हम उससे इतना अट्रैक्ट हुए कह लो, कि उसने हमें अपने साइड पुल किया, है ना, खींचा, तो हम उस प्रोडक्ट तक, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट को ढूंढते हुए इतना मतलब खुद चल के गए, है ना। और पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो पर्सनल सेलिंग होता है उसमें
जो सेल्स पर्सन होता है वो खुद आता है हमारे घर, है ना? प्रोडक्ट को लेके आता है, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है हमारे सामने, हमारे जो क्वेरी और जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करता है। और वो पुश स्ट्रैटेजी हो गई, मतलब जो सेल्स पर्सन है वो हमें मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि सर आप ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये बेनिफिट्स हैं, जो भी है, ठीक है? तो वो पुश स्ट्रैटेजी होगी। जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है वो पुल स्ट्रैटेजी होती है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर खुद जाते हैं, है ना? तो ये था हमारा पुल स्ट्रैटेजी और पुश स्ट्रैटेजी। हाँ, अब देखो कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। जो एडवर्टाइजमेंट में जो एड्स दिखाए जाते हैं वो एक ही ऐड, एक ही मैसेज सबको कन्वे किया जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे एक यूथ देख रहा हो, चाहे एक यंग लोग देख रहे हों, ठीक है? मतलब सारे एज ग्रुप्स के लिए वो सेम ऐड, सेम मैसेज कन्वे करते हैं, है ना? बट पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर कैसा है, कस्टमर के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करके उसके आगे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो उसे अट्रैक्टिव लगे, है ना? तो यही था कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन में, ठीक है? ह्यूमन एलिमेंट से ये कहना चाहता है कि जैसे पर्सन इंगेजिंग इन पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग में 2 पर्सन इंगेज हो रहे हैं, है ना? 2 लोग इंगेज हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच में, ठीक है? यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, कैसे? बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है? टोन से, अपीयरेंस से, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है? अब मोर इंगेजिंग, जो पर्सनल सेलिंग होता है वो इंगेजिंग होता ही है, क्योंकि जैसे आप टीवी में देखोगे तो हम म्यूट कर देते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐड देखते ही हैं, वॉल्यूम कम कर दो, म्यूट कर दो, या कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। बट कोई अगर सेल्स पर्सन चल के आएगा आपके सामने, वो अपनी बातों को रख रहा है, तो जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता है ना? क्योंकि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो वही है कि ये इंगेजिंग, मतलब जो पर्सनल सेलिंग होता है, ये कस्टमर्स को ज़्यादा एंगेज करके रखता है। क्विक रिस्पॉन्स भी कह लो कि अब जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, उन लोगों ने ऐड तो कर दिया, अब कस्टमर परचेज़ करेगा, नहीं करेगा, वो मतलब कस्टमर की मर्ज़ी, और कब करेगा, कब नहीं करेगा, उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट, नहीं लगा, ये सब भी कुछ भी नहीं पता, है ना? बट जो पर्सनल सेलिंग होता है, हम अपने प्रोडक्ट को लेके गए कस्टमर के पास, हमने अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना? प्रेजेंटेशन दिया, फिर मतलब जैसे कस्टमर के बिहेवियर से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बातों से हम समझ जाते हैं ना कि मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या है, अब वो परचेज़ करेगा प्रोडक्ट, नहीं करेगा, वो हम उसको मोटिवेट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज़ें क्विक रिस्पॉन्स में आती हैं कि मतलब पर्सनल सेलिंग के थ्रू हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर का कि मतलब उसे कैसा लगा प्रोडक्ट, है ना? ये सब चीज़ें आती हैं। कस्टमर्स फीडबैक, ये भी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है पर्सनल सेलिंग में कि जैसे हमने प्रोडक्ट दे तो दिया, ठीक? अब कस्टमर से फीडबैक भी हम आराम से ले पाते हैं कि जैसे प्रोडक्ट कैसा था, उसकी प्राइस कैसी थी, हम कंपेयर करके जैसे दिखा देते हैं प्रोडक्ट्स को कि हमारा प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ना? तो जैसे फीडबैक हम अगर लेते हैं कस्टमर से, तो वो एक अच्छा, कह लो, इमेज क्रिएट करता है, अच्छा इंप्रेशन डालता है हमारा, ठीक है? कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स, ये भी तो है, ईज़ी ही है कि जैसे अब कोई बंदा आएगा, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करेगा अपने खुद को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, तो कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में, उस कंपनी के बीच में, उस प्रोडक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। तो वही है कि पर्सनल सेलिंग से रिलेशनशिप बिल्ड होती है कस्टमर्स और सेल्स पर्सन्स के बीच में, ठीक है? हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। चेक योर प्रोग्रेस ए। पर्सनल सेलिंग इज़ वन ऑफ द प्रमोशन टूल इन प्रमोशन मिक्स, तो इसका होगा हमारा ट्रू। अभी हम पढ़ के आए, फर्स्ट पेज पे ही था, है ना? पर्सनल सेलिंग मीटिंग्स विद प्रोस्पेक्ट्स कैन बी फेस टू फेस और थ्रू ऑनलाइन मीडियम, ट्रू होगा। पर्सनल सेलिंग फंक्शंस में इन्वॉल्व नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़, ट्रू होगा। रिपोर्ट्स बनाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, मीटिंग अटेंड करना, ये सब चीज़ें नॉन पर्सनल एक्टिविटीज़ में ही आता है। कैन बी बोथ, ठीक है, ये भी ट्रू होगा हमारा, ठीक है। अब हाँ, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इज़ अ डैश स्ट्रैटेजी, तो डैश स्ट्रैटेजी ऊपर हमने देखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो पुल स्ट्रैटेजी होता है और पर्सनल सेलिंग जो होती है हमारी पुश स्ट्रैटेजी होती है, तो यहाँ पुश हो जाएगा। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स वर्बल एंड डैश नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड है पर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल सेलिंग मेक्स इट्स पॉसिबल टू कस्टमाइज सेल्स प्रेजेंटेशन। हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन में। 3 बेसिस पे पहले क्लासीफाई किया गया है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स में हमारे पास है 2, जैसा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स, ठीक है? तो जो अगर हम नए कस्टमर्स को सेल करते हैं जिसने आज तक हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स आज तक यूज़ नहीं किए थे और वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल सेलिंग सिचुएशन, ठीक है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह लो चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि हमें इसमें न्यू कस्टमर्स को मोटिवेट करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ठीक है? और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में क्या होता है कि उनको तो हमने एक बार यूज़ करवा दिया अपना प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट्स उनको पसंद आए होंगे, तो हमें उनसे ऑर्डर रिपीट करवाने हैं, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है ताकि
हम उनको कंटिन्यू सेल्स कर पाएँ, ठीक है? और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल आउट करना, मतलब जैसे गुड्स सेल करना, एक कह लो उसमें कम कॉस्ट हो, मतलब लगता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं, ठीक है? और इसको कहते हैं हम सर्विस सेलिंग सिचुएशन, ठीक? और देखो यहाँ लिखा ही हुआ है बेसिकली, देखो सर्विस सेलिंग सिचुएशन जब हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं, और जब हम न्यू कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल सेलिंग सिचुएशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ऑन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मार्केट। अब B2C और B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर्स देख लेते हैं। B2B में सेल्स पर्सन क्या करता है, गुड्स सेल करता है कस्टमर्स को फॉर देयर पर्सनल यूज़, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, ठीक है? बट वहीं B2B, बिजनेस टू बिजनेस में जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, गुड्स तो सेल करता है दूसरे बिजनेस वाले को, बट वो गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकता है। वो दूसरा पर्सन है ना, दूसरा बिजनेस वाला, उस गुड्स को दूसरे मतलब से प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकता है, या दूसरे कस्टमर्स को वो सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है, कह लो, है ना? जैसे होलसेलर और रिटेलर्स हो गए, ठीक है? अब जो बी टू बी में क्या होता है, जो सेल पर्सन होता है वो ट्राई करता है कि रेशनल बाइंग क्राइटेरिया को यूज़ करे, ठीक है, कस्टमर्स के साथ। रेशनल बाइंग क्राइटेरिया मतलब जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में सोच के, मतलब लॉजिकली सेल आउट कह लो। वो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसके वेट के बारे में, लेंथ के बारे में, एक चीज़ कलर के बारे में, हर चीज़ ध्यान से देख ले, सोच समझ ले, तब परचेज का डिसीजन ले। बट B2C में क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वो ट्राई करता है इमोशनल या फिर दोनों रेशनल मिक्स क्राइटेरिया को यूज़ करने की कोशिश करता है। इमोशनल में तुम्हारा वही लव एंड अफेक्शन, फीलिंग से रिलेटेड, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से भी सेल्स पर्सन डील करता है कस्टमर को। अगर कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, मतलब जैसे जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे शैम्पू, ब्रेड, ये सब चीज़ें जो टिकें ना लंबे समय तक, तो वो क्या होता है, बस कस्टमर से डिमांड के हिसाब से हम उनको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं गुड्स, ठीक है? उसमें हम कोई भी परसुएशन का टू मच यूज़ नहीं कर पाते हैं कि उन्हें हम मोटिवेट करें, अरे आप ले लीजिए, नहीं यूज़ करके देखिए एक बार, नहीं, ठीक है? कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना उन्होंने मांगा हमने उनको दे दिया, बस हो गया। बट सेल्स पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने में, ठीक है? बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब जैसे ड्यूरेबल गुड्स में तुम्हारे वो आ जाते हैं, टीवी, लैपटॉप, कार, ये सब सेल आउट करने में जो सेल्स पर्सन होता है वो प्रेजेंटेशन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोडक्ट को, क्वेश्चंस को, क्वेरीज को सॉल्व करता है, कस्टमर्स को मोटिवेट करता है, सेल को क्लोज करता है, मतलब ऑर्डर को प्रोक्योर करता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी हमारे टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन में, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, न्यू कस्टमर हो, तो सेल्स पर्सन को कैसे डील करना है, जब बिजनेस टू बिजनेस हो या फिर बिजनेस टू कस्टमर्स है तो कैसे डील करना है, और जब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो। अगले टॉपिक पे आते हैं, व्हेन टू यूज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग हमें यूज़ कब करना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट सिचुएशन में बस ये सब चीज़ें दी हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट टेक्निकल है ना, तो उसमें पर्सनल सेलिंग की यूज़ होगी, कि जैसे उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है, केयरफुली ऑपरेट करना है ताकि उसको ख़राब ना हो जाए वो मशीन, ठीक है? जैसे जेरोक्स मशीन वगैरह है, तब हमें पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। या फिर तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में भी नया-नया आया है, अभी किसी को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तब हमें पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कंज्यूमर्स को उसके बारे में एजुकेट कर पाएँ, उनके उसके बारे में नॉलेज दे पाएँ कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, है ना? और तब भी यूज़फुल होती है जब प्रोडक्ट मतलब जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हमें देनी ज़रूरी होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, इस सब चीज़ों में हमें पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत होती है। अब मार्केट सिचुएशन देखा जाए तो जब कोई कंपनी है जिसके पास कम ही, मतलब फ्यू बायर्स हैं, बट वो जो बायर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तब पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो बात होती है वो ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कह लो एडवर्टीजमेंट में वो बात नहीं होती है, जो फेस टू फेस कनेक्ट होके और बातचीत करने में होती है ना? तो वही बात है कि मार्केट सिचुएशन जब हमारे फ्यू बायर्स हैं बट वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं गुड्स, तब पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट होता है। या तो पर्सनल सेलिंग तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमें मिडल मैन को सेल आउट करना है, जैसे हमारे होलसेलर, रिटेलर्स हो गए, ठीक है? अब कंपनी का सिचुएशन देखें तो पर्सनल सेलिंग तब भी हेल्पफुल होता है जब कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग के बजट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है? तो पर्सनल सेलिंग हेल्पफुल होता है उस सिचुएशन में भी। कस्टमर बिहेवियर सिचुएशन, अब ये भी देख लेते हैं में है कि मतलब जैसे पर्सनल सेलिंग तब इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होती है जब कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट कस्टमर परचेज़ कर रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें परचेज़ कर रहा है जो रेगुलर नहीं खरीदते हैं हम लोग, जैसे कार हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। तो ये सब चीज़ें जब कस्टमर परचेज़ करता है तो वो एक बार
शोरूम पे आके विजिट करना एक ज़्यादा बेहतर मानता है ना। तो वही है, पर्सनल सेलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है जब कस्टमर जो है रिक्वायर मोर परसुएशन, लाइक इन अ सेलिंग ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस। सही बात है। अब जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कस्टमर खुद चल के नहीं जाता है, हाँ ठीक है गया, बट जैसे उसका होता है ना कि हाँ करवाऊँ चाहे नहीं करवाऊँ, बट जो जिसके पास वो गया है उस कॉन्ट्रैक्टर, वो उसको इतना मोटिवेट कर देता है कि सर बहुत अच्छा हम फिनिशिंग देंगे, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो वही है कि सेल्स पर्सनल सेलिंग वहाँ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, डिफरेंट रोल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। सेलिंग में पहला है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ बता रखी है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कस्टमर के साथ, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके प्राइस के बारे में बताएगा, उसकी डिलीवरी, उसकी सर्विस के बारे में। तो वो कस्टमर को एक परचेज डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, परसुएशन स्ट्रेटजी में मतलब हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। कैसे? हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को मैच करेंगे कस्टमर्स के नीड्स और वांट से, और उसको मतलब सेटिस्फैक्शन दिलवाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है। ठीक है, और नेगोशिएशन स्ट्रेटजी में मतलब जैसे हम प्राइस नेगोशिएट कर लें पहले ही, है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर करके रखें कि मतलब इतने प्राइस पे ही हम आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और देंगे, और ये हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज रहेंगी। ठीक है, आफ्टर सेल्स। क्लाइंट प्रॉफिट प्लानिंग स्ट्रेटजी में क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल सेलिंग ऑफ हाई प्राइस, जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब महंगे और बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, मशीनरीज़ वगैरह, तो उसमें क्या होती है, जो बायर की कंपनी होती है, जैसे जो खरीद रहा है बंदा, उसकी जो कंपनी होती है, वो सेल्स पर्सन को बता देगी कि जैसे हमें इस एरिया ऑफ ऑपरेशन के लिए मशीन चाहिए, फ्यूचर प्लान हमारे ये है, हम उस मशीन से ये काम लेना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम उससे ये करेंगे, फाइनेंस हमारा ऐसे होना चाहिए, लॉजिस्टिक हमारा ये सब है ना। तब जो सेल्स पर्सन है अलॉन्ग विथ हायर अथॉरिटीज़, हम मतलब मिल के फिर उस हिसाब से कस्टमर के नीड्स और वांट्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जिससे हम क्लाइंट के प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये था हमारा डिफरेंट रोल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस सिंपल है, टू वे कम्युनिकेशन है क्योंकि दो लोग हैं और लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और क्वेरीज और क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन बिल्कुल है। जो हमारा सेल्स पर्सन है वो अपने प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, कस्टमर के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर, सही बात है। अब जैसे हम गए किसी से बातचीत कर रहे हैं और जो कस्टमर ज़्यादा ध्यान देगा हमारी बातों पे, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उस पर टारगेट करेंगे, है ना। पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल प्रेजेंटेशन। अब पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, पर्सनल अटेंशन। अब हम कहीं जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर्सनल अटेंशन मिलती है लोगों की। ये नहीं कि सब अपने में बिजी हैं, अपने में बातचीत कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग चुपचाप बैठ के हमारी बातों को सुन रहे होते हैं, हम वहाँ डिटेल प्रेजेंटेशन देते हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन को मतलब क्लियरली और कह लो प्रॉपरली लोगों के साथ कन्वे कर पाते हैं। इंस्टेंट फीडबैक, हमें तुरंत फीडबैक भी मिलता है लोगों से कि नहीं हाँ आप ये अच्छा कह रहे हैं, हमें प्रोडक्ट में ये चीज़ें अच्छी लगी, और ये सब चीज़ें होती हैं। मेजरिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, मतलब पर्सनल सेलिंग में हम गए, हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो अब हमें लोगों के कह लो बिहेवियर से, उनके रिएक्शन से, उनके एक्सप्रेशन से, वो कैसे बिहेव करेंगे, अब उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो एफर्ट्स अपना टाइम मनी लगाया है अब तक इस प्रेजेंटेशन को देने में, उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है ना। मतलब अब रिजल्ट कैसे मेजर करेंगे, कितने नंबर ऑफ हमें सेल्स कॉल मिल पाते हैं, ठीक है, नंबर और साइज ऑफ ऑर्डर, कितने हमें ऑर्डर्स मिल पा रहे हैं, ठीक है, कितना खर्चा हमने किया, कितना प्रॉफिट हम कमा पाए अब तक, ये सब चीज़ें हम मेजर कर पाते हैं तुरंत पर्सनल सेलिंग में। अब आते हैं दूसरा है गेटिंग कस्टमर्स अटेंशन। ये तो बात है ही कि जब हम जाते हैं वन टू वन इंटरेक्ट होते हैं पर्सनल सेलिंग में कस्टमर्स के साथ, तो हमें कस्टमर्स का अटेंशन मिलता ही है, ठीक है, और हम ईजिली कस्टमर्स को मोटिवेट कर पाते हैं कि गुड्स को वो परचेज कर लें। और जैसे देखा जाए तो जब एडवर्टीजमेंट टीवी वगैरह में देता है, रेडियो वगैरह में, हम ठीक है सुनते हैं बट ध्यान से नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्सनल सेलिंग में बिल्कुल नहीं होता है। परफॉर्मिंग एडिशनल टास्क पर जो पर्सनल सेलिंग होता है, पर्सनल सेल्स पर्सन होता है, वो सिर्फ सेल मतलब से गुड्स सेल तो कर लिया उसने, वो मल्टीपल टास्क भी कर सकता है, नॉन सेल्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ परफॉर्म कर सकता है। जैसे वो गया, ठीक है, और उसने गुड्स सेल आउट कर दिया, अब वो आफ्टर सेल्स सर्विस ये चीज़ दे सकता है, पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक, कंपनी के लिए कस्टमर का फीडबैक लेके आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ हो गए नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़, ये भी वो परफॉर्म कर सकता है। डिसएडवांटेजेस देखें तो हाई कॉस्ट, ठीक है, पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा कॉस्ट लगता है। कैसे पता लगता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक सेल्स पर्सन को हायर किया है, ठीक, मतलब उसकी जो इंटरव्यू ली, उसको बुलाया, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी, उसको कंपनसेशन, उसको सैलरी दे रहे हैं। अब उसको सेल्स के लिए कहीं भेज रहे हैं तो उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको कहीं रुकना है तो उसके सारे खर्चे। तो वही है कि पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। हाई टर्नओवर कैसे? अब पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, एक इशू वही है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, कोई फिक्स आवर्स नहीं होता है, जो स्ट्रेस होता है सेल्स करने का वो अलग रहता है,
और अगर कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर मिल गया तब तो अलग ही बवाल हो जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट इट इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग ट्रेनिंग न्यू सेल्स पर्सन। तो वही है कि नए बंदे को हायर करना, ट्रेन करना, सेल कैसे करना है, क्या करना है, वो सब अच्छा अमाउंट इंक्लूड करता है कंपनी का। कंपनी फेस डिफ़िकल्टी, कंपनी को बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एक अच्छा क्वालिटी सेल्स पर्सन फाइंड करने में, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे कि हर कस्टमर एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही हर सेल्स पर्सन एक दूसरे से अलग होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वही सेल्स पर्सन अगर सेम कस्टमर से डील कर रहा है तो वो हर बार सेम तरीके से डील कर पाए, वो नहीं हो सकता है। वो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो वो हर बार अलग अलग तरीके से डील कर पाता है ना। तो इससे क्या होता है, वेरिएशन इन रिजल्ट मिलता है और जो भी हमारे सेल हैं उसमें थोड़ी कमी आती है। तो वही सब चीज़, सेल्स पर्सन में वेरी इन देयर एबिलिटीज़ एंड मोटिवेशन। वही सेल्स पीपल होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल अलग अलग होता है। कुछ लोग 15 सेल्स कॉल ही कर पाएंगे, कुछ लोग 20 कर लेंगे, कुछ 5 ही कर पाएंगे। तो यही है कि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है ना। तो सेल्स मैनेजर को इस चीज़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना चाहिए कि सेल्स टीम से वो बेस्ट आउटपुट ले पाए, ठीक है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेजेस। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो देख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो इसमें हमारे 7 स्टेप सेल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपरेशन, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग और फॉलोअप। तो ये याद कैसे होगा, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, P²AP, ठीक है, पाप कह लो, ठीक है, और HCF, ठीक है। तो इससे एक प्रोस्पेक्टिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, अप्रोच हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप हो गया, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद करते हो। बट देखिए इजी ट्रिक हो गया इसे रिमेंबर करने का, 7 पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग से। अब देखो, प्रोस्पेक्टिंग में पहले बताया गया कि प्रोस्पेक्ट या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स होते कौन हैं। तो प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल कस्टमर्स वो होते हैं, वो पर्सन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस होता है जिसे ज़रूरत है, जो एबल है को, उसकी डिज़ायर है कुछ चीज़ परचेज करने की। और प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस होता है इन्हीं प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने का, ठीक है। ये प्रोसेस, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज टू फाइंड सेल्स लीड्स फॉर मेकिंग सेल्स कॉल एंड ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर। अब प्रोस्पेक्टिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें सेल्स कॉल करने हैं और उन्हें कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में। द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इज जनरेटेड थ्रू वेरियस सोर्सेज। अब जैसे हमें लिस्ट कहाँ से मिलती है कस्टमर्स की, बहुत सारे डेटा होते हैं, पब्लिकली डेटा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कंपनी रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ से हमें डेटा मिलता है। सेल्स पर्सन हैव टू मेक सिंसियर एफर्ट्स टू फाइंड आउट द लीड्स, ठीक है। अब जो हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं उन्हें हम लीड्स कह रहे हैं, तो उस लीड्स को ढूंढने के लिए सेल्स पर्सन को बहुत एफर्ट्स लगता है। दे मस्ट इंटरेक्ट विद द लीड्स, हमें उन लीड से मिलना है, उन्हें इंक्वायर करना है, रिक्वायरमेंट जानना है उन्हें, उनके गुड्स और सर्विसेज का, और हमें एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिंग था। अब आते हैं प्रिपेयरिंग में। तो प्रिपेयरिंग में होता है हमारा, इट इन्वॉल्व्स कस्टमर रिसर्च एंड प्लानिंग फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। कस्टमर हमने लीड्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, उनसे बातचीत की, उनके नीड्स और वांट्स को जाना। अब हम प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में, जैसे क्या मतलब साइज़, लोकेशन क्या है क्लाइंट की, उनके नीड्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, और परचेज पॉलिसीज़ क्या है। मतलब कस्टमर्स के बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं वो बंदा क्या करता है, उसकी बिहेवियर कैसी है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इट हेल्प्स डेवलपिंग बेट सुटेबल प्रेजेंटेशन फॉर ईच क्लाइंट, ठीक है। अगर हमें कस्टमर के बारे में पता होगा तो हम उसके हिसाब से हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे और ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रिपेयरिंग में है, हमें प्रिपेयर हो जाना है हर एंगल से, हर चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अप्रोच, it is the first contact with the prospective client or opening lines at the beginning of the meeting for about first 2 minutes, ठीक है। अब हम इसमें अप्रोच मतलब हम अब उस बंदे को कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर रहे हैं, और मतलब जो शुरुआती बातचीत होती है वो कह लो अप्रोच हो रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द इम्पोर्टेंट टू गेट कस्टमर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द प्रेजेंटेशन। हमारा पहला इंप्रेशन जैसा होगा वही कस्टमर पे इम्पैक्ट डालेगा कि वो मतलब हमारे प्रेजेंटेशन को सुनेगा ध्यान से या नहीं सुनेगा, ठीक है। सेल्स पर्सन में स्टार्ट बाय शोइंग द प्रोडक्ट और मेंशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट दैट मैच द प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, बातों को शुरू कैसे करना है, प्रोडक्ट को दिखाओ, ठीक है, या तो कस्टमर के सबसे थोड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को प्रोडक्ट से कनेक्ट करो। ही में इन्फॉर्म अबाउट
स्पेशल स्कीम, डिस्काउंट ऑफर्स जो चल रहे हैं उनके बारे में बताओ। अब प्रेजेंटेशन, अ वेल प्रिपेयर्ड सेल्स प्रेजेंटेशन कैन कीप द क्लाइंट एंगेज इन लिसनिंग केयरफुली। एक बहुत ही अच्छा अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा तो तुम्हारे क्लाइंट को वो अट्रैक्ट करके रखेगा। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एंड शोइंग अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्लियर क्रेडिबली। ठीक है, द प्रेजेंटेशन शुड फोकस ऑन द डिटेल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच द कस्टमर्स मे बी इंटरेस्टेड टू नो। ठीक है, जो कस्टमर्स जानना चाहता है उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसको दो। कस्टमर का इंटरेस्ट जगा उस प्रोडक्ट के बारे में। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अब तुमने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब कस्टमर्स के जितने क्वेरीज आ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करो, उसको क्लियर करो। ठीक है, अब क्लोजिंग द सेल, इट रेफर्स टू द स्टेज ऑफ गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स। ये वो स्टेज होता है क्लोजिंग द सेल्स, हमें यहाँ ऑर्डर मिलता है, हमने सब कुछ कर लिया, कस्टमर को सब कुछ बता दिया, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब कस्टमर इसमें हमें ऑर्डर देता है। द सेल पर्सन कैन फर्स्ट गो फॉर अ ट्रायल क्लोज इन डिफरेंट फेज, लाइक बाय आस्किंग फॉर चॉइस इन पेमेंट मेथड। हमें पहले देखना है कि मतलब अब हमने बहुत सारी चीज़ें तो शेयर कर ली, क्या अब हम मतलब सेल को क्लोज करें, तो उसे हमें कैसे बातचीत में करनी है कि मतलब आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे, है ना, या फिर आप कौन सा साइज़ पसंद मतलब लेना चाहेंगे, कौन सा मॉडल पसंद है आपको, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज बताना शुरू कर दो। ठीक है, आंसर टू सच क्वेश्चंस इंडिकेट्स द कस्टमर इज रेडी टू क्लोज द सेल और नॉट। ठीक है, इफ नॉट, सेल्स पर्सन कैन आस्क क्वेश्चंस टू नो द रीजंस फॉर इट एंड अगेन ट्राई टू क्लोज द सेल। अगर कस्टमर अभी तैयार नहीं है क्लोज मतलब सेल्स को क्लोज करने का, तो सेल्स पर्सन क्या करेगा, क्वेश्चंस उससे पूछेगा। ठीक है, रीज़न क्या है ना, और फिर ट्राई करेगा उसको मतलब उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के बाद फिर सेल्स को क्लोज करने की कोशिश करेगा। फिर फॉलो अप आफ्टर क्लोजिंग द सेल, ये एक इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन टच विद कस्टमर। ठीक है, हमने सेल्स को क्लोज कर लिया, उसके बाद भी हमें कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है कस्टमर से, ताकि हमें रिपीटेड सेल्स मिलते रहें। ठीक है, अब देखो हमें सेल्स प्रोसेस के बारे में डिटेल में ब्लॉक 3 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट 10 में पढ़ने को मिलेगा, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है यूनिट 1 यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने डाउट्स को, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ। और केयर, अगर आप मेरे साथ फर्दर आगे ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।